गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग का पूरा चैप्टर हम इस सिंगल वीडियो में ख़त्म करेंगे, तो ये वीडियो लेंदी हो सकता है बट बहुत ही शॉर्ट में मैंने सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताया हुआ है। तो वेदरिंग के साथ साथ हम इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो कि इसी से रिलेटेड हैं, जैसे इरोजन है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिपोजिशन है, या फिर ओवरऑल जो कंबाइंड एक प्रोसेस है जिसको हम डेन्यूडेशन कहते हैं। वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे और कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है वेदरिंग। क्लियर? तो वेदरिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी है कि अर्थ के ऊपर दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये जो है ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, कुछ फोर्सेस अर्थ के ऊपर इस तरफ काम कर रही हैं, कुछ फोर्सेस अर्थ के नीचे इस तरफ काम कर रही हैं। तो ये जो अर्थ के ऊपर फोर्सेस काम कर रही हैं इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्या कहेंगे? एक्सोजेनिक। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है एक्सोजेनिक फोर्सेस। और जो नीचे काम कर रही हैं अर्थ सरफेस के, उनको हम कहेंगे इंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्सेस। तो यहां पर दो तरह की फोर्सेस हैं, एक फोर्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर काम कर रही है, दूसरी फोर्स जो अर्थ सरफेस के नीचे काम कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम लेकर चलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस को आगे, इंडोजेनिक फोर्सेस को हम आगे लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में कौन कौन से एजेंट्स काम करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द एजेंट्स ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे विंड, वाटर, आइस। ये तीन एजेंट्स हैं जो कि एक्सोजेनिक फोर्सेस पर काम करते हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं इनसे कई तरह की प्रोसेस होती है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है? सबसे पहला इरोजन। क्या होता है अभी हम बात करेंगे। अगर आपको पता है तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट में बता दीजिए कि इरोजन क्या है, उसके डेफिनेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। अब देखिए यहां पर ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हवाई जहाज और मोटरसाइकिल और बस नहीं है। यहां पे ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, रॉक का जो मटेरियल होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस ट्रांसपोर्ट कर देना या ट्रांसफर कर देना। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये है ट्रांसपोर्ट। फिर आता है डिपोजिशन और उसके बाद आता है मास वेस्टिंग। ये चार प्रोसेस हैं, ठीक है, जो कि एक्सोजेनिक फोर्सेस के साथ होती रहती हैं। द एक्सटर्नल प्रोसेस एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी हैं वो दो कैटेगरी, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन क्या है? वेयरिंग अवे ऑफ लैंड मासेस बाय प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड मास मूवमेंट इज नोन एज डेन्यूडेशन। कौन कौन सी प्रोसेस? वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मास मूवमेंट। ये सारी की सारी जब मतलब अगर हम इनको इंक्लूड कर दें, कलेक्ट कर दें, कलेक्टिव फॉर्म में अगर कहें, तो ये सारी की सारी प्रोसेस को हम एक नाम दे सकते हैं विच इज डेन्यूडेशन। क्लियर? और ये डेन्यूडेशन किसकी हेल्प से होता है? इसके एजेंट्स कौन कौन से हैं? अगेन वाटर, विंड, ग्लेशियर या फिर आइस जिसको हम कह रहे थे ऊपर। ठीक है, तो दो कैटेगरी में हमने एक्सटर्नल फोर्सेस को डिवाइड किया था, जिसमें एक है डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन में वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड मास मूवमेंट, ये सारी प्रोसेसेस जो हैं वो इंक्लूड रहती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या है? ग्रेडेशन का मतलब होता है चीज़ों को लेवल करना। अब चीज़ों का मतलब यहाँ पर है अर्थ सरफेस पे। मान लीजिए कि एक जगह पहाड़ है, माउंटेन, और दूसरी जगह है प्लेन। अब आप देखो ना, प्लेन मतलब बहुत ही लो लेवल एरिया है, और जो माउंटेन है वो बहुत ही एल्टीट्यूड पर है। ठीक है, वो हाई लेवल एरिया है। अब अर्थ का क्या काम है, या एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या काम है, कि वो अर्थ पर लेवलिंग करती है। क्या करती है? लेवलिंग। वो पहाड़ों से सेडिमेंट्स लेकर आएंगे, चाहे पानी हो, नदियों के साथ सेडिमेंट्स बह के आएंगे, हवा के साथ। ठीक है, ये सारी जो एजेंट्स हैं ये पहाड़ों से सेडिमेंट्स लेकर आएंगे और उनको डिपॉजिट करेंगे कहाँ पर? प्लेन्स पर। यानी कि ऊंची जगह से सेडिमेंट्स लाएंगे और नीची जगह पर डिपॉजिट करेंगे। ऐसे ये सालों साल, हजारों साल तक प्रोसेस चलती रहती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मतलब
लेवलिंग ऑफ लैंड। ठीक है, इसके अंदर इरोजन की प्रोसेस और डिपोजिशन की प्रोसेस दोनों साथ साथ चलती हैं, दोनों कंबाइंड होकर चलती हैं। इसको हम ग्रेडेशन कहते हैं। इसमें भी कौन कौन से एजेंट्स हैं? रिवर, ग्लेशियर, विंड्स और सी वेव्स। ठीक है, अब यहां पर वाटर हम कह सकते थे क्योंकि सी वेव्स और रिवर दोनों में ही वाटर है, लेकिन हमने अलग अलग नाम लिख दिया। क्लियर? द प्रोसेसेस ऑफ ग्रेडेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। देखो, हमने एक्सटर्नल फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है डेन्यूडेशन, दूसरा है ग्रेडेशन, और अभी ग्रेडेशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से दो पार्ट हैं? डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। अब देखिए कि डिग्रेडेशन क्या होता है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है वेयरिंग अवे और लोअरिंग द लैंड सरफेस बाय इरोजन। मतलब किसी भी जगह को धीरे धीरे लोअर करते रहना। मतलब अगर ऊंची जगह है उस पर इरोजन वेदरिंग होती रहेगी और वो धीरे 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 नीचा होता चला जाएगा, उसकी हाइट कम हो जाएगी। इसको हम कहेंगे डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड बोलते हैं ना, कि कोई चीज़ डिग्रेड हो रही है यानी कि कम हो रही है, तो इसी को हम कहेंगे लोअरिंग अवे और लोअरिंग द लैंड। क्लियर? नेक्स्ट आता है एग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन का उल्टा है। उल्टा मतलब क्या कि डिग्रेडेशन में हम क्या कर रहे थे? सरफेस को लोअर कर रहे थे, और यहां पर हम क्या करेंगे? सरफेस को एल्टीट्यूड प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यानी कि जो सेडिमेंट्स हैं वो लो लैंड पर जाके डिपॉजिट होते चले जाएंगे और वो धीरे 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 हाई लैंड बन जाएगा। क्लियर? तो दो तरह का यहां पर ग्रेडेशन है, एक है डिग्रेडेशन, दूसरा है एग्रेडेशन। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉक्स हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग फॉर इरोजन टू अकर। देखिए, इरोजन तभी हो सकता है जब वेदरिंग हो। इरोजन क्या होता है? इरोजन का मतलब होता है कि किसी भी सेडिमेंट्स या रॉक पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट कर देना, उसको हम कहते हैं इरोजन। अब जो पार्टिकल कैसे मिलेंगे? पार्टिकल तभी मिलेंगे जब वेदरिंग की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इरोजन होने के लिए जरूरी है कि वेदरिंग की प्रोसेस भी रॉक पे होती रहे। क्लियर? चलो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इरोजन, इरोजन की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान क्या होता है? रॉक्स आर वर्न डाउन बाय मूविंग वाटर एंड आइस ग्लेशियर। जो रॉक्स हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मूविंग वाटर या फिर आइस ग्लेशियर के थ्रू। और ये जो इरोडेड मटेरियल है जो कि मूविंग वाटर और आइस ग्लेशियर के साथ जा रहा है, वो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा और डिपॉजिट हो जाएगा लो लैंड्स पर, है ना। मान लीजिए कि ये पहाड़ है यहाँ पर और ये प्लेन है, तो यहाँ से पानी के थ्रू सेडिमेंट्स आएंगे और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? Thus these processes of denudation, gradation, degradation and aggradation are interactive and interdependent। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि ये जितनी भी प्रोसेस हैं, कौन सी प्रोसेस? डेन्यूडेशन, ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन, ये सारी की सारी इंटरैक्टिव और इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस हैं। इंटरडिपेंडेंट कैसे? कि इरोजन तो होना है, लेकिन इरोजन तभी होगा जब वेदरिंग होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो होना है, बट ट्रांसपोर्टेशन तभी होगा जब इरोजन होगा। क्लियर? और डिपोजिशन कब होगा? जब ट्रांसपोर्टेशन होगा। मतलब कि एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, हेल्पफुल है, इंटरडिपेंडेंट है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। वेदरिंग इज द ग्रेजुअल वेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग मतलब कि रॉक टूट जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, ठीक है, अपनी जगह पर वहीं गिर जाए। क्लियर? कौन कौन से वो एजेंट्स हैं जिनसे वेदरिंग होती है? टेम्परेचर से हो सकती है वेदरिंग। मान लीजिए कि अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो जो रॉक के पार्टिकल हैं वो हीट की वजह से एक्सपेंड करेंगे और डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ह्यूमिडिटी की वजह से भी हो सकती है और प्रेसिपिटेशन की वजह से भी हो सकती है। ह्यूमिडिटी की वजह से कैसे? मान लीजिए कि एक रॉक है और उसके आसपास एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी की वजह से जो मॉइस्चर है वो रॉक में जा रहा है, और रॉक का कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसा है कि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है।
और रिएक्ट करने के बाद जो रॉक है वो टूटने लगती है, डिसइंटीग्रेट होने लगती है। और प्रेसिपिटेशन से कैसे होगा? प्रेसिपिटेशन का मतलब है यहाँ पर बारिश, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बारिश ही कहेंगे प्रेसिपिटेशन को। तो जो बारिश की बूंदें हैं, मान लीजिए तेज़ बारिश हो रही है और अगेन रॉक का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कुछ ऐसा है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करेगा तो रॉक अगेन क्या होगी? ब्रेक डाउन होगी ही होगी, डिसइंटीग्रेट होगी ही होगी। तो वेदरिंग के एजेंट्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब यहां पर हम देखेंगे कि वेदरिंग के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। पहला, वेदरिंग इज द वेयरिंग अवे और द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। रॉक जब डिसइंटीग्रेट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। समझ गए? अब ये डिसइंटीग्रेशन में होता क्या है? डिसइंटीग्रेशन में होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक। ठीक है, रॉक जो है वो ब्रेक डाउन यानी कि टूट जाती है, एंड नॉट द रिमूवल ऑफ रॉक। जो रॉक है वो बस टूटती है, रिमूव नहीं होती है। ठीक है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो समझ जाइए आप कि जो वेदरिंग है वो डिसइंटीग्रेशन है, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ वेदरिंग इज सॉइल फॉर्मेशन। वेदरिंग से जो सबसे अच्छा काम होता है वो क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि वेदरिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, तो ये सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, बेनिफिशियल है कि सॉइल फॉर्मेशन एक अच्छा रिजल्ट है वेदरिंग का, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन से ही हमें लेवल लैंड मिलता है, फर्टाइल सॉइल मिलती है, और उस पर हम खेती करते हैं, जो कि हमको फूड प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा है। समझ गए? चलो, रॉक ब्रेक्स इनटू स्टोन्स। जो रॉक हैं, चट्टाने हैं, वो छोटे छोटे स्टोन्स में टूट जाती हैं। स्टोन्स पेबल्स में टूट जाते हैं, और जो पेबल्स हैं वो धीरे 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 घिस घिस कर डिग्रेड होकर फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर। समझ गए? चलो नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। जो वेदरिंग है वो डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशन पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ड्राई क्लाइमेट की बात करते हैं, जहां पर ड्राई क्लाइमेट होती है वहां पर मैकेनिकल वेदरिंग बहुत कॉमन है। ठीक है, अगला, द नेचर ऑफ रॉक। रॉक का जो नेचर है ना, नेचर का मतलब उसका टेक्सचर कैसा है, उसके अंदर किस तरह के केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसकी हार्डनेस, क्या वो सॉफ्ट है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ों को हम नेचर ऑफ रॉक में काउंट करते हैं। तो जो नेचर ऑफ रॉक है वो भी इफेक्ट करता है कि रॉक में किस तरह की वेदरिंग होगी या नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट, वेदरिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। अब देखो यहां पर फिर से बाइफर्केशन है। जो वेदरिंग है उसके 3 तरह के टाइप है। पहला है मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग, तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, देखो अब केमिकल वेदरिंग को तो आप समझ सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे, यहां पर केमिकल्स का यूज हो रहा है इसीलिए केमिकल वेदरिंग है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बायो शब्द आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि बायो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल वेदरिंग क्या है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो आप ये जान लो कि अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द टाइप्स ऑफ वेदरिंग, तो आप क्या लिखोगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, पहला हमारा है मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग को हम एक और नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है डिफाइन मैकेनिकल वेदरिंग या फिर डिफाइन फिजिकल वेदरिंग। तो मैकेनिकल वेदरिंग को ही हम फिजिकल वेदरिंग भी कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं? फिजिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग का ही दूसरा नाम है फिजिकल वेदरिंग। अब ये होता क्या है ये देख लो, डिफाइन कैसे करोगे। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक विदाउट एनी चेंज इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब रॉक में डिसइंटीग्रेशन तो हो रहा है, रॉक टूट तो रही है, बट उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह की वेदरिंग को हम मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। समझ गए? मॉइस्चर चेंज इन टेम्परेचर, ये कुछ चीज़ें हैं, फैक्टर्स। मॉइस्चर, चेंज इन टेम्परेचर,
फ्रॉस्ट एक्शन एंड विंड, ये कुछ मेन एक्टर्स हैं जो कि मैकेनिकल वेदरिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब इस तरह की जो वेदरिंग है वो यूजुअली कहाँ होती है, डिजर्ट में होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। समझ गए? तो ये था हमारा मैकेनिकल वेदरिंग। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैकेनिकल वेदरिंग के भी 4 टाइप्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं बार बार। ठीक है, हमने ऊपर क्या पढ़ा, मैकेनिकल वेदरिंग, और यहाँ पर मैकेनिकल वेदरिंग के अगेन 4 टाइप हैं। कौन कौन से 4 टाइप हैं? पहला है हमारा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या है? रॉक डिसइंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ रिपीटेड एक्सपेंशन। क्या है कि जब टेम्परेचर कम ज़्यादा बार बार होता है ना, तो आपको पता है कि जब हीट होती है तो पार्टिकल एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, और जब हीट कम हो जाती है या कोल्ड हो जाता है तो पार्टिकल श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है, अब जब यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है, मान लीजिए कि दिन में हाई टेम्परेचर है, पार्टिकल एक्सपेंड कर रहे हैं, रात में लो टेम्परेचर है, पार्टिकल श्रिंक कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बार बार हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर कि जो रॉक है वो बार बार फैलना सिकुड़ना, बार बार जब ये होता है तो वो टूटने लगती है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। समझ गए ना? फिर से बता दें, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि बार बार हाई टेम्परेचर की वजह से उसका एक्सपेंड होना और श्रिंक होना। जब ये बार बार होता है तो फिर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की वजह से जो हमारी रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इसे हम कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अगला ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। एजेंट्स ऑफ वेदरिंग रिड्यूस द रॉक मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स टू स्मॉल पीसेज एंड फ्रेगमेंट्स। जो वेदरिंग के इरोजन हैं वो क्या करते हैं कि जो रॉक है उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसके मिनरल्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं और वो स्मॉल स्मॉल पीसेज में टूट जाती है। और कुछ इस तरह के इसके जो टुकड़े होते हैं गोल गोल, इधर आप साइड में देखिए, इस तरह के ग्रेन के शेप के होते हैं, छोटे छोटे, आप कहते हो गेहूं के दाने की तरह। तो क्योंकि ये इस तरह से टूटते हैं ग्रेन के शेप में, इसीलिए इसको कहते हैं हम ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। समझ गए? और आपको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन भी बता देता हूं, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। समझ में आ गया आपको? ग्रैनुलर मतलब ग्रेन की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सफोलिएशन, ये अक्सर आता है एग्जाम में, डिफाइन एक्सफोलिएशन। ठीक है, एक्सफोलिएशन क्या है? देखो, सडन चेंज इन टेम्परेचर में कॉज क्रैक एंड फिसर्स इन रॉक। अचानक से टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो रॉक में क्रैक आ सकता है। ठीक है, उसकी जो अपर लेयर है वो निकल सकती है, पील हो सकती है। ठीक है, वेदरिंग अकर्स व्हेन वाटर परकोलेट्स इन दीज फिसर्स। द सडन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक रिजल्ट द पीलिंग ऑफ देयर आउटर लेयर। मैंने अभी बोला था ना कि जो रॉक है उसके अंदर जब पानी जाता है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं टेम्परेचर की वजह से, तो उसका जो ऊपर की लेयर है वो पील हो जाती है, पीलिंग ऑफ देयर आउटर लेयर। इसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक रॉक है, इसके ऊपर की जो लेयर है ना ये हट जाएगी और फिर रॉक कैसा बचेगा, कुछ इस तरह का बचेगा, ऊपर की जो लेयर है वो हट जाएगी। समझ गए आप? इसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। अगला है फ्रॉस्ट एक्शन। क्या होता है? इन रीजन ऑफ ड्राई क्लाइमेट, जहां पर सूखी जलवायु यानी कि ड्राई क्लाइमेट होती है, द क्रैक्स इन रॉक्स गेट फिल्ड विथ वाटर। जो रॉक में क्रैक्स होते हैं उसमें ओस का पानी, बारिश का पानी, किसी भी तरह का पानी जब फिल हो जाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि खाली जगह है तो उसमें पानी फिल हो जाएगा। बट यहां पर असली काम होता है रात में। रात में यहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है और जो पानी है वो जम जाता है। ठीक है, और जब जम जाता है तो जाहिर सी बात है कि वाटर के जो पार्टिकल हैं वो फ्रीज होने के साथ साथ एक्सपेंड करते हैं। और जब रोज रोज यही काम होता है तो रॉक एक दिन क्या करती है, टूट जाती है, इवेंचुअली ब्रेक्स। समझ गए आप? यहां पे हमने क्या पढ़ा, फिर से देख लो एक बार। यहां पे हमने सिर्फ अभी एक टाइप की वेदरिंग पढ़ी है, मैकेनिकल वेदरिंग। उसके 4 पार्ट हैं, जिसमें है हमारा पहला ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, दूसरा है ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, तीसरा है एक्सफोलिएशन और चौथा है फ्रॉस्ट एक्शन। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल वेदरिंग। क्या होता है? मिनरल्स प्रेजेंट इन रॉक्स। आपको पता है कि रॉक
में दो या दो से ज़्यादा या कई तरह के मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनरल प्रेजेंट इन रॉक्स अंडरगो चेंज बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स। जो मिनरल्स रॉक में हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ या किसी भी अदर ऑर्गेनिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करते हैं और अपना केमिकल जो है वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और उस रिएक्शन की वजह से जो रॉक है वो डिकम्पोज होने लगती है और उसी को हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शन की वजह से। समझ में आ गया आपको? अब देखो यहां पर अगेन 4 टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग क्या क्या है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सल्यूशन। मिनरल प्रेजेंट इन रॉक्स गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो अगर रॉक में कुछ ऐसे तरह के मिनरल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके उसमें घुल जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसी को तो कहते हैं ना जब किसी चीज को घोल देते हैं, जैसे कि चीनी और पानी का सॉल्यूशन। वैसे ही जो मिनरल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। द रेट एट विच द सॉल्यूशन ऑफ रॉक टेक्स प्लेस इज सब्जेक्ट टू द केमिकल कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक। अब कितनी ज़्यादा तेज़ी से घुलेंगे या कितनी धीरे घुलेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है कि जो केमिकल कंपोजिशन है वो किस क्वांटिटी में है और रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, रेन वाटर कॉजेज केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ जिप्सम। अगर किसी रॉक में जिप्सम है तो जो बारिश का पानी है वो जिप्सम के साथ रिएक्ट करता है और रॉक में जो जिप्सम है वो पानी में घुल जाता है। समझ गए? इसको कहते हैं हम सॉल्यूशन। अगला, अच्छा ये भी आपका डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में आते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स के। ठीक है, अगला है कार्बोनेशन। क्या होता है कार्बोनेशन? मैनी रॉक कंटेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच हैव कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन देम। बहुत सारी रॉक में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होती है। ठीक है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक इफेक्ट होता है रॉक्स पर। समझ रहे हो? जिसकी वजह से रॉक जो है वो टूट जाती है। यानी कि अगर रॉक में मिनरल इस तरह के हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो जो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलती है तो एसिडिक इफेक्ट क्रिएट करती है और एसिड की वजह से रॉक टूट जाती है। समझ गए? अगला, मैनी रॉक सच एज मार्बल एंड लाइमस्टोन गेट डिजॉल्व इन वाटर। जैसे मार्बल है, लाइमस्टोन है, ये पानी के साथ घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। रेन वाटर कन्वर्ट कार्बोनेट इनटू कैल्शियम। रेन वाटर कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? कैल्शियम में कन्वर्ट कर देता है। बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्यूबल एंड हेंस डिजॉल्व इन वाटर। बाइकार्बोनेट क्या है? वो सॉल्यूबल है, वो भी घुल जाता है और पानी में मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात कार्बोनेशन की। कार्बोनेशन में आप इतना क्लियर रखना कि रॉक के अंदर जो मिनरल्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से नाम आया है कार्बोनेशन। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का नाम भी आप याद करने के पर्पज से कि ऑक्सीजन से नाम आया है ऑक्सीडेशन। ठीक है, मिनरल प्रेजेंट इन रॉक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अगेन वहाँ पर मिनरल प्रेजेंट जो थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, यहाँ पर जो मिनरल हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ जो कि एटमॉस्फेयर में है। रेन वाटर ऑल्सो इन्वॉल्व एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। भाई जो रेन वाटर होता है, पानी होता है ना, वो उसमें भी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन होती है। वेन रेन वाटर कम्स इन टू कॉन्टेक्ट विद द आयरन कंपाउंड इन रॉक। अगर रॉक के अंदर आयरन कंपाउंड है और वो रेन वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होता है? रस्टिंग शुरू हो जाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जंग लग जाना। ठीक है, दिस में ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द रॉक। इसकी वजह से रॉक का कलर भी चेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, येलो हो सकता है। समझ गए? आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन आया है पानी से। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जैसे आता है ना पानी से। तो मिनरल प्रेजेंट इन रॉक एक्सपेंड ऑन कमिंग इनटू कांटेक्ट विथ रेन वाटर। अगर किसी रॉक में ऐसे मिनरल हैं जो कि पानी के कांटेक्ट में आने के बाद एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, वहीं पर हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। द मिनरल बिकम हैवी एंड बिगिन टू ब्रेक डाउन।
जब पानी के साथ वो रिएक्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है हैवी हो जाते हैं और फिर वो ब्रेक करने लगते हैं रॉक को। रॉक सच एज फेल्ड्सफर, फेल्ड्सफर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है काउलिन में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रेशन। ये थे हमारे चार टाइप। किसके चार टाइप? केमिकल वेदरिंग के। तो हमने दो वेदरिंग पढ़ ली है अभी, फिजिकल वेदरिंग पढ़ ली है या मैकेनिकल वेदरिंग उसे कहो, और दूसरा है हमारा केमिकल वेदरिंग जो हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। अगला जो टाइप है वेदरिंग का उसको पढ़ने से पहले डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सो डिफरेंस में हम देखते हैं, एक तरफ है मैकेनिकल वेदरिंग और दूसरी तरफ है केमिकल वेदरिंग। वैसे हम पढ़ चुके हैं लेकिन क्योंकि आप लोग अभी उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अभी आपने ऊपर पढ़ा है लेकिन अब आपको एक पैटर्न दिखता है कि डिफरेंस का मतलब ऐसे 2 पार्ट में पेज को डिवाइड करके लिखना है, तो इस पैटर्न में भी आपको बता देते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग में रॉक डिसइंटीग्रेट होती है बट उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक गेट चेंज। यहां पर किसी भी तरह का केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है, बट यहां पर क्या होता है, जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग में अगेन इट टेक्स प्लेस इन एक्सट्रीमली हॉट रीजन। ये कहाँ पर? जहाँ पर बहुत गर्मी होती है वहाँ पर, एंड ड्राई क्लाइमेट जहाँ पर होती है वहाँ पर। ठीक है, क्यों यहाँ पर? क्योंकि जहाँ पर एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर होता है या ड्राई क्लाइमेट होती है वहाँ पर डे और नाइट के टेम्परेचर में बड़ा अंतर होता है। दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में बहुत ठंड होती है। यही चाहिए हमें रॉक के फैलने और सिकुड़ने के लिए। ठीक है, तो ये है मैकेनिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या है? ये हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में होती है। ठीक है, अगला फिर से मैकेनिकल वेदरिंग में मेन एजेंट क्या है? टेम्परेचर, वेदरिंग, मॉइस्चर। ठीक, यहाँ पर मेन एजेंट क्या है? ऑक्सीडेशन, सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, यानी कि ऑक्सीजन और सोल्यूशन हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ रिएक्ट करना। मैकेनिकल वेदरिंग में रॉक आर इफेक्टेड टू ग्रेट डेप्थ। मैकेनिकल वेदरिंग में जो रॉक हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती हैं इट, और लेकिन केमिकल वेदरिंग की बात करें तो इट मोस्टली टेक प्लेस नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ तक रिएक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ तक डिसइंटीग्रेट हो सकती है, बट ये फिर ऊपर ऊपर सरफेस पर ही ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि केमिकल वेदरिंग सिर्फ सरफेस के आसपास ही होती है, बट मैकेनिकल वेदरिंग डेप्थ में भी हो सकती है। समझ गए? आगे बढ़े। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या है भाई बायोलॉजिकल वेदरिंग? बायोलॉजिकल वेदरिंग को हम ऑर्गेनिक वेदरिंग भी कह सकते हैं, या ऑर्गेनिक वेदरिंग को हम बायोलॉजिकल वेदरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, एनिमल, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर शुरू करते समय ही बताया था, ये कुछ मेन एजेंट्स हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के। ठीक है, दिस इज बिकॉज all the organic or biological matter is made of oxygen and water। जितने भी और बायोलॉजिकल मैटर हैं वो किससे बने हुए हैं? ऑक्सीजन और वाटर से, विच में लीड टू केमिकल रिएक्शन इन रॉक्स। और इसकी वजह से जो रॉक्स है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। रिजल्ट क्या होता है? डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक एंड फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग अकर्स इन द फॉलोइंग वेज। किस किस तरह से बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है? जैसे कि जमीन के नीचे दबे हुए जानवरों की डेड बॉडी, ठीक है, जब वो डिकम्पोज होने लगती है तो वो केमिकल रिलीज करती हैं बॉडीज, और वो केमिकल रॉक के केमिकल कंपोजिशन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रॉक है वो डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है, वेजिटेशन। अब देखो वेजिटेशन, अब यहाँ पे पढ़ने से अच्छा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि वेजिटेशन जो है किस तरह से रॉक डिसइंटीग्रेट करता है। अगर आप कभी पहाड़ों पे गए हुए हो, जैसे कि मान लीजिए मसूरी या नैनीताल या उत्तराखंड हिमाचल में कहीं भी आप गए हो, तो आपने पहाड़ों पे कई बार ऐसा देखा होगा कि एक बड़ी सी चट्टान के अंदर से जड़ें निकल रही हैं। ठीक है, देखा ही होगा फॉर श्योर। तो अब आप सोचो कि एक पौधा जो है वो किसी रॉक
के थ्रू ग्रो कर रहा है, मतलब उसकी जड़ पत्थर के अंदर तक है। अब आप सोचो कि जब पेड़ ग्रो करेगा, मोटा होगा, उसकी जड़ें भी मोटी हो जाएंगी, तो उन्हें जगह चाहिए, वो फैलेंगी, एक्सपेंड करेंगी, और जब वो एक्सपेंड करेंगी तो क्या होगा, ड्यू टू वेजिटेशन रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा। समझ गए? फिर आते हैं हम, महान हस्तियां, यानी कि ह्यूमंस। ह्यूमंस आर द मोस्ट एक्टिव एजेंट। देखा, ये बहुत एक्टिव है। मोस्ट एक्टिव एजेंट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। जैसे कि हम माइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं रोड्स का, बिल्डिंग्स का, एग्रीकल्चर, डंपिंग ऑफ केमिकल, ये सारी चीज़ें हम करते हैं जिसकी वजह से फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक में। ठीक है, चलो आगे देखो। वेदरिंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स। जैसे कि आप पहले ही चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, हीट जोन्स वगैरह आपने पढ़े हैं कि अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं। तो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में किस तरह की वेदरिंग होती है, देखो इक्वेटोरियल रीजन की बात करते हैं। यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, मीन्स अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जहाँ पर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होती है वहाँ पर केमिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ही अवेलेबल है। दूसरा है हमारा ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मतलब इक्वेटर के दोनों तरफ का एरिया जो है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर ड्राई एंड वेट सीजन अलग अलग होते हैं। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। हाई टेम्परेचर जब होता है उसकी वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन बढ़ जाता है। और ड्यूरिंग वेट सीजन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम आर प्रेसिपिटेट फ्रॉम रॉक। जब वेट सीजन होता है तो वो रॉक से क्या करता है, पानी जो है एल्युमिनियम के साथ और आयरन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फिर रस्टिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेटेराइट सॉइल। और इसकी वजह से क्या होता है, जब एल्युमिनियम निकल जाता है रॉक से, ऑक्साइड्स निकल जाते हैं रॉक से, तो फिर लेटेराइट सॉइल बनती है। तो एक इक्वेटोरियल, दूसरा ट्रॉपिकल रीजन। अगला, इन द रीजन ऑफ ड्राई क्लाइमेट, जहां पर ठंडी क्लाइमेट है, सच एज इन डिजर्ट। डिजर्ट में क्या है, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग इज कॉमन। यहां पर फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग डे, और फिर अचानक से एक्सट्रीमली लो हो जाता है नाइट में। ठीक, इन टेम्परेट एंड मिड लैटिट्यूड रीजन्स, अगेन इन टेम्परेट एंड मिड लैटिट्यूड रीजन्स, फ्रॉस्ट एक्शन एंड केमिकल वेदरिंग। मैंने आपको बताया ना, रॉक्स में पानी भर जाता है, फिर रात में वो जम जाता है, एक्सपेंड करता है और रॉक टूट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से भी यहाँ पर जो हमारा मिड लैटिट्यूड का रीजन है वहाँ पर फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से जो वेदरिंग है वो होती है। पोलर रीजन्स की बात करें तो पोलर रीजन मतलब सबसे ज़्यादा ठंडे, यहाँ पर भी फ्रॉस्ट एक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर मेल्ट करता है, फिर जमता है, फिर मेल्ट करता है, फिर जमता है, जिसकी वजह से रॉक डिसइंटीग्रेट होती है। ठीक, आगे बढ़े। मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब जो वेस्ट मटेरियल है, जो सेडिमेंट्स है, वो बहुत ही लार्ज स्केल पर, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप पर जाता है, उसको हम मास वेस्टिंग कहते हैं। और किसके थ्रू जाता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ विंड हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लेशियर्स हो सकता है। ये कुछ मेन एजेंट्स हैं मास वेस्टिंग के। देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक ऑन स्टीप स्लोप्स। मास वेस्टिंग में क्या होता है, बहुत तेज़ी से मटेरियल नीचे की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, मास मूवमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्लो एंड रैपिड मूवमेंट। मास मूवमेंट दो तरह का हो सकता है, एक तो धीरे धीरे भी हो सकता है और दूसरा रैपिड भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तरफ यहां पर देखो स्लो मूवमेंट के बारे में बात हो रही है। स्लो मूवमेंट को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू क्रीप एंड सॉलिफ्लक्शन। द स्लो डाउनहिल मूवमेंट ऑफ डेब्रीज इज कॉल्ड सॉइल क्रीप। जब धीरे 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 जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाता है, उसको हम कहते हैं सॉइल क्रीप। फाइन वेदर्ड रॉक डेब्रीज इज नोन एज सॉइल। और जो वेदर्ड रॉक है उसके जो फाइन पार्टिकल हैं उनको हम कहते हैं सॉइल। ठीक है, वाइल अनवेदर्ड ब्लॉक ऑफ रॉक्स आर नोन एज रॉक क्रीप। जिस रॉक में डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है, वेदरिंग नहीं होती है, वो एज इट इज मूव करती है, तो उसको हम कहेंगे रॉक क्रीप। समझ लो, रॉक टूटी नहीं है और नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, रॉक क्रीप। रॉक टूट गई है फाइन पार्टिकल्स में, तो सॉइल क्रीप। ठीक है, अगला, व्हेन वाटर और वेट सॉइल फॉर्म क्ले। जब पानी और गीली मिट्टी से क्ले बन जाता है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड स्लोप है उसकी तरफ
जाता है, मतलब एक तरह से कीचड़ बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सॉलिफ्लक्शन। कीचड़ तो सब जानते हो ना, मड, उस तरह का। नेक्स्ट आता है हमारा, अभी हमने ऊपर स्लो पढ़ा, यहाँ पर है हमारा रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट में लैंडस्लाइड मतलब अचानक से सब कुछ सही है और अचानक से पहाड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा खिसक के नीचे की तरफ गिर गया, इसको हम कहेंगे लैंडस्लाइड, ठीक है। अब ये जो लैंडस्लाइड है इसको हम देखेंगे, दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल द मास मूवमेंट व्हेन द सरफेस ऑफ द रॉक ब्रेक्स ऑफ, द रॉक इज डिस्प्लेस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अचानक से डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ रॉक टेक प्लेस इन टू मेन वेज, जो डाउनवर्ड स्लोप पर रॉक टूटती है और मूव करती है उसके दो तरीके हैं, एक तो अचानक से गिर जाना, फॉल, और दूसरा धीरे 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 स्लाइड करना, ठीक। और तीसरा है हमारा अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो क्या है? फाइन ग्रेन मटेरियल which have been saturated with water come down a slope because of the pull of gravity। जो फाइन ग्रेन मटेरियल है ना वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे नीचे की ओर स्लोप पर खिसक रहा है, ठीक। अर्थ फ्लो जनरली अकर इन एरियाज विच हैव एलुवियल सॉइल, और ये कहाँ पर होता है अर्थ फ्लो? जहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है और या फिर हिली रीजन में होता है, समझ गए। फिर आता है मड फ्लो, अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, कीचड़ जिसे हम कहते हैं, जब मिट्टी और पानी आपस में मिलके एकदम गीला सा लिक्विड बना लेते हैं और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करता है, उसको हम कहते हैं मड फ्लो, ठीक। अगला है शीट वॉश। शीट वॉश क्या है कि अर्थ की ऊपर की जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी जो लेयर है मिट्टी की उसको हम शीट कहते हैं, अगर वो पूरी की पूरी शीट खिसक जाती है, रिमूव हो जाती है सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो उसको हम कहेंगे शीट वॉश, समझ गए। मास वेस्टिंग ऑल्सो क्रिएट वेरियस लैंडफॉर्म्स, मास वेस्टिंग से कई तरह के लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं। लैंडस्लाइड्स ऑन द हिमालयन हिल स्लोप्स हैव क्रिएटेड मैनी लेक्स, जब हिमालय में लैंडस्लाइड्स होते हैं ना तो उसकी वजह से कई बार लेक्स बन जाती हैं, ठीक है, झीलें जिसे कहते हैं। सम अदर लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मास वेस्टिंग आर, जैसे कि कुछ और लैंडफॉर्म्स रिपल, एस्कार्पमेंट, टेरेसेस, मिएंडर्स एंड स्कार्स, ये सारे भी बन जाते हैं, ठीक। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ लिया है। तो आपका जो पूरा चैप्टर है वेदरिंग का वो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। तो आप इसके नोट्स बना लो और रिवाइज करते रहो, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।